आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अपने महत्वपूर्ण विषय भारत के भूगोल के नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम मानचित्र के माध्यम से सभी टॉपिक्स को विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस सीरीज की आज ये प्रथम क्लास होगी। इस क्लास में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि भारत की विश्व मानचित्र में अवस्थिति क्या है, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में भारत स्थित है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा के भारत में स्थिति क्या है, भारतीय मानक यामांतर रेखा यानी कि किस देशांतर रेखा से भारत का मानक समय लिया गया है। तो इन सभी को हम मानचित्र के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे और इनकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे कि ये किस किस जगह पर से होकर के गुजरती है और कहाँ कहाँ पर स्थित है। यह है विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र में ये भारत है, यहाँ पर भारत की स्थिति को देखेंगे। आप देखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची गई समानांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा के नीचे स्थित जो क्षेत्र है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। 0 डिग्री से ऊपर के जितने भी अक्षांश हैं वो सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, और इससे नीचे जितनी अक्षांश रेखाएं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती है। यहाँ हम देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के दक्षिण में स्थित है, और इस भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति। देशांतर रेखा के पैरेलल हम समझते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं ये सभी रेखाएं देशांतर रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत की जो अवस्थिति है, अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध की है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ देखेंगे हम एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। तो एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र से प्रारंभ होता है। इधर बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि जो रसिया को अलास्का से अलग करती है। तो यहाँ से प्रारंभ होकर के और यहाँ पर यूराल पर्वत है जो रशिया को 2 भागों में विभाजित करता है। इसका पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है, और जो इसका पश्चिम में स्थित क्षेत्र है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। विश्व भूगोल में हम इन विषय पर विश्व के महाद्वीपों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इनकी वास्तविक स्थिति को हम विस्तृत अध्ययन के द्वारा भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। यहाँ पर कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, और तुर्की के तटीय क्षेत्र में यहाँ पर मारमारा सागर है, और ये भूमध्य सागर जो यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को अलग करता है या सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ स्वेज नहर है, और ये लाल सागर। तो लाल सागर और स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं या सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इस एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वह है दक्षिण एशियाई देश के रूप में। इधर के जो देश है ये यहाँ पर ये देश कहलाते हैं पश्चिमी एशियाई देश, और यहाँ पर पूर्वी एशियाई देश, और ये इधर जो स्थित देश हैं ये कहलाते हैं उत्तर पूर्वी एशियाई द्वीपीय देश। ये उत्तरी क्षेत्र है। तो भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशियाई देश के रूप में है, और दक्षिण एशियाई देशों में भारत सबसे प्रमुख देश है। क्षेत्र के और सामरिक स्थिति में या फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत दक्षिण एशियाई देशों में सबसे प्रमुख देश के रूप में स्थित है। एक संगठन आपने पढ़ा होगा दक्षेस का भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत और भारत के पड़ोसी देशों को शामिल करके इस संगठन को बनाया गया, जिसकी संख्या 8 है। अब हम देखते हैं भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार या स्थिति क्या है। यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर से नीचे की जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखा, और नीचे से यानी कि लेफ्ट टू राइट जो रेखाएं खींची हुई हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ देखिएगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के समीप से होकर के गुजरती है, और भारत की सीमा को स्पर्श करने वाली उत्तरी अक्षांश रेखा
वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत की मुख्य भूमि को दक्षिण में स्पर्श करती है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है भारत का जो दक्षिणी बिंदु कहलाएगा वो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु जो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु, यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में सीमा को कौन सा अक्षांश स्पर्श करता है। तो यहाँ पर भारत की जो स्थिति है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को स्पर्श करते हुए गुजरती है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर जो है वो इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु है। इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु को अक्षांशों को आपस में मिला देते हैं तो भारत की जो स्थिति है या जो लंबाई है वो लंबाई आएगी 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर उत्तर यानी लद्दाख से और तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है। अब हम देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। देशांतरीय विस्तार में ये है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अभी हमने पढ़ा 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो भी दाईं ओर स्थित रेखाएं हैं वो सभी रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं। तो 68 डिग्री जो देशांतर रेखा ये भारत के इस क्षेत्र से होकर के गुजरती है और यहाँ पर भारत को स्पर्श करने वाला जो देशांतर है वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट। इस क्षेत्र से ये स्पर्श होकर के गुजरता है। और यहाँ पर भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो पश्चिमी बिंदु है गोरमोता। तो गोरमोता किस राज्य में स्थित है? गुजरात। तो भारत का जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। और यहाँ पर तमिलनाडु, और यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक यहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर, और इधर का ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से और यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र, ये लद्दाख यूटी के नाम से है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। अब हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो कौन सी रेखा पूर्व में भारत को स्पर्श करते हुए गुजरती है? तो ये देशांतर होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश में अंजाव डिस्ट्रिक्ट में भारत के पूर्वी बिंदु से होकर के गुजरती है। तो भारत का पूर्वी बिंदु जो यहाँ पर स्थित है किबिथु। तो किबिथु भारत का पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ एक पॉइंट किसी किताब में जो है, कुछ किताबों में सरक्रीक को भारत का पश्चिमी बिंदु बोला गया है, लेकिन वो गोरमोता के निकट में स्थित है। सरक्रीक, आप ध्यान रखिएगा कि गोरमोता भारत का पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के रूप में किबिथु। अगर हम यहाँ से और पूर्वी बिंदु को मिला देते हैं पश्चिमी बिंदु से, तो भारत की जो चौड़ाई निकल करके आएगी, तो भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पश्चिम से और पूर्व तक की चौड़ाई। अब हम आगे देखेंगे, भारत का ये दक्षिणी बिंदु है। एक बिंदु के और महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसको बोला जाता है दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? आप ये देखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है यहाँ पर, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कोल है और ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो कन्फ्यूजन नहीं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसकी अगर अक्षांशीय स्थिति देखेंगे कि किस अक्षांश पर स्थित है, जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, तो ये इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश स्पर्श करते हुए इंदिरा पॉइंट को
गुजरता है। तो ये भारत की स्थिति है। और यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो चतुष्फलकीय है। लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से देखिएगा चतुष्फलकीय है। अगर हम वैसे भी इसको अक्षांशों को एक दूसरे से अगर अक्षांश की स्थिति निकालते हैं कि कितने अक्षांश भारत से होकर के गुजरते हैं, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 डिग्री से प्रारंभ हो रहा है और 37 डिग्री पर भारत का क्षेत्र समाप्त हो रहा है। तो यहाँ से और यहाँ तक अगर आप निकालेंगे तो कितने डिग्री अक्षांश भारत से होकर के गुजर रहे हैं, तो ये अक्षांशों की संख्या है 29। तो 29 डिग्री यानी 29 अक्षांश रेखाएं वो भारत से होकर के गुजर रही हैं। ऐसे देशांतर रेखाओं की स्थिति अगर आप देखेंगे, ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी के पैरेलल अगर हम देखेंगे यहाँ पर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इन रेखाओं के बीच में कितनी रेखाएं देशांतर रेखाएं भारत से होकर के गुजरती हैं, तो उनकी संख्या यानी 97 से आप 68 को अगर माइनस करते हैं तो ये भी 29 निकल करके आती हैं। तो 29 देशांतर रेखाएं और 29 अक्षांश रेखाएं भारत से होकर के गुजरती हैं। तो इस आधार पर भारत की जो स्थिति है वो चतुष्फलकीय है, आप इसको याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा की स्थिति क्या है, आप ये देखेंगे यहाँ पर कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अगर आप अक्षांशों की दृष्टि से, जो अभी मैंने आपको बताया कि अक्षांश की स्थिति निकालते हैं, तो यहाँ पर 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में जो टोटल अक्षांश है वो 29 है। 29 का यदि हम हाफ करते हैं तो 14.5 निकल करके आता है। अगर 8 डिग्री में आप उसको जोड़ देंगे तो लगभग कितना निकल करके आएगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट यानी 8.5 है। और यहाँ पर ये जो रेखा है कर्क रेखा किस अक्षांश को बोला जाता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, या इसको लिखेंगे हम 23 डिग्री 1/2 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो अगर निकाल करके इसको देखेंगे आप विभाजित करते हुए, तो ये लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उस स्थिति को देखेंगे। ये है यहाँ पर गुजरात, इसके बाद ये क्षेत्र है राजस्थान का, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा का क्षेत्र, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा बीचों बीच भारत से गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को बोला जाता है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। इसके साथ हम पढ़ेंगे, ये है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा किस देशांतर रेखा को बोला जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट, जैसे ये 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वैसे यहाँ पर ये 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको इंडियन मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, या भारतीय मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है इसको। यानी कि वो रेखा जिसमें भारत में जब दोपहर का यानी सूरज जब लंबवत पड़ता है तो वो दोपहर का समय होता है। यानी जब इस रेखा के ऊपर, देशांतर रेखा के ऊपर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। लंबवत का मतलब होगा जब इस रेखा पर मनुष्य की या किसी भी वस्तु की परछाई जब शून्य हो जाएगी तो उस स्थिति को, उस समय को बोला जाएगा दोपहर का समय, यानी कि 12 बजे का समय। तो इस रेखा को भारतीय मानक समय या यामोत्तर रेखा क्यों निर्धारित किया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर ये रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये 68 डिग्री जो मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट, देखिए मैं 97 डिग्री लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ये है 68 डिग्री। अगर आप इनको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद में जैसा मैंने अभी बताया आपको कितना निकल करके आएगा,
29। अब 29 का अगर हम हाफ करते हैं, यानी यहाँ से और यहाँ तक जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं की संख्या 29 है। तो ये इसका अगर हाफ करते हैं तो हाफ करने पर ये आएगा 14 डिग्री 30 मिनट। तो अगर इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद 68 प्लस 14 डिग्री 30 मिनट को अगर हम जोड़ते हैं तो निकल करके आएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 82.5 डिग्री रेखा। अगर इसमें से माइनस करते हैं इसके हाफ को तो तब भी निकल करके आता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये भारत को बीचों बीच से गुजरती है। देखने में अगर आप देखेंगे कि ये पूरब की ओर नजर आती है, लेकिन भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के जो बीच की जो लंबाई है या चौड़ाई है, उस चौड़ाई के हिसाब से ये भारत में बीचों बीच रेखा खींची गई है। तो इसीलिए इसको ये क्योंकि बीचों बीच है, भारत को दो पार्ट में विभाजित कर रही है, इसलिए इसको भारतीय मानक यामोत्तर रेखा या भारतीय मानक समय रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। अब इस रेखा पर कौन सा वो पॉइंट है या बिंदु है या कौन सा वो क्षेत्र है जिसको केंद्र के रूप में भारतीय मानक समय जहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर इलाहाबाद के निकट नैनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया है, तो स्थान का नाम है नैनी जो इलाहाबाद के निकट है। तो इसको केंद्र मान लिया गया और इसको केंद्र मानते हुए पूरे भारत की सीमा के अंतर्गत जो समय है वो यहीं से ही निरूपित होता है। अब समय की आवश्यकता या इस रेखा को समय मानक समय रेखा क्यों निर्धारित किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों बनाया गया इसको, तो इसमें आप देखेंगे कि किसी भी देश में, या भारत है या भारत के पड़ोसी देश या पूरे विश्व के जो भी देश हैं, उन देशों में उनकी भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समय क्या रहेगा, तो उस समय में यानी संचार, व्यापार या फिर प्रशासनिक दृष्टि से समय का क्या रहेगा सभी क्षेत्रों में, तो उस सभी क्षेत्रों में जो समय निर्धारित किया जाता है उसके लिए एक टाइम जोन फिक्स किया जाता है। जिस देश में एक टाइम जोन होगा, जैसे भारत में एक टाइम जोन है, तो एक टाइम जोन में पूरे भारत के इस क्षेत्र से पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक और उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो समय है वो एक रहेगा, यानी कि वो यहीं से निर्धारित होगा। जैसे ही इस क्षेत्र में यानी इस रेखा के ऊपर सूरज की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी तो वो दोपहर का 12 बजे का समय होगा और पूरे भारत में उस समय पर दोपहर के 12 बजे होंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो पूरे भारत में, अब अगर हम देशांतर के हिसाब से देखते हैं तो देशांतर के हिसाब से समय में परिवर्तन आता है। जैसे आप देखेंगे पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी का पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी कि कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा देती है 24 घंटे में। तो एक घंटे में अगर आप निकालते हैं तो एक घंटे में कितने डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो ये होगा 360/24, जो निकल कर के आएगा 15, यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो 15 डिग्री में अगर हम एक घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, तो एक मिनट में या एक डिग्री में आप निकालेंगे यहाँ पर एक डिग्री में कितना समय का अंतर आएगा, तो एक डिग्री में जो समय का अंतर आएगा 60/50 यानी कि 4 मिनट, तो 4 मिनट का अंतर होता है। अगर हम एक डिग्री यानी 68 से 68 है, 68 से हम 69 पहुंचेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। इसी आधार पर अगर हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो समय बढ़ता जाएगा। एक चीज यहाँ और समझने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने पढ़ा था, उस 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या जीएमटी वहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है वो लिया गया है। तो पूरे विश्व में समय के निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को फिक्स किया गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर की ओर जो समय का निर्धारण होगा, जैसे जैसे हम देशांतर रेखाओं की आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री देशांतर चलने पर समय में जो वृद्धि होगी वो 4 मिनट की वृद्धि होगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे, ये 82.5 डिग्री भारत की जो मानक समय रेखा है, अगर इसको निकालते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं आप यहाँ पर 82.5 डिग्री और 30 मिनट रेखा को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये जो निकल कर के आएगा 30 मिनट को हम इसमें जोड़ेंगे तो 4 से इसको निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये हुआ 328 और प्लस जो 30 यानी कि आधा डिग्री है, 1 डिग्री पे 4 मिनट होगा तो आधी डिग्री पे जो निकल करके आएगा वो प्लस यानी 2 मिनट निकल करके आएगा। तो कुल 330 मिनट, 330 मिनट यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 330 मिनट आगे है। अगर आप इसको घंटे में निकालते हैं तो घंटे में आप डिवाइड करेंगे जब 60 से तो ये निकल करके आएगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट निकल करके आएगा ये। यानी भारत का जो मानक समय है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। और इस समय को जो बोला जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाईं ओर जो स्थित क्षेत्र है यानी पूरब की ओर जो स्थित क्षेत्र है उसको हम प्लस में पढ़ते हैं, ये बढ़ता जाता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाईं ओर स्थित जो क्षेत्र है यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पर समय माइनस में नोट किया जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अब इस क्षेत्र में हम देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया, 68 डिग्री यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय में कितना अंतर है। ये अंतर किसके आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर कितना अंतर होगा, ये अगर आप माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद में जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये 29 डिग्री है, तो 29 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग ये निकल करके आता है 2 घंटे के अप्रोक्स। 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के समय में। लेकिन वर्तमान में समय हमारा यहाँ से निर्धारित होता है तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। यदि इसको देशांतर रेखाओं के हिसाब से हम निकालने लगेंगे तो अंतर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ से 2 घंटा पहले हो जाता है, सूर्योदय भी 2 घंटा पहले होगा और सूर्यास्त भी 2 घंटा पहले होगा। इसी कारण की इस क्षेत्र की यहाँ जो सरकार है उन सरकारों के द्वारा कई बार ये मांग की जाती है कि इन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग टाइम जोन का निर्धारण किया जाए। जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय टाइम जोन का निर्धारण किया गया था, लेकिन उस समय कलकत्ता और मुंबई का अपना टाइम जोन था, स्थानीय टाइम जोन था जो 1955 तक चला, लेकिन बाद में फिर एक ही टाइम जोन को सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी इसको समाप्त करके इसको भी समाप्त करके मुंबई टाइम जोन को और कलकत्ता टाइम जोन को फिर एक ही टाइम जोन तब से भारत का चल रहा है। बीच बीच में समय समय पर जो है मांग भी की जाती है पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा भी या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा भी, तो लेकिन अभी एक ही टाइम जोन है पूरे भारत में, पूरे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जहाँ से समय का निर्धारण किया जा रहा है। तो इस आधार पर आप किसी भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या समय है वो आप निकाल सकते हैं। 68 डिग्री से जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे देहरादून जो स्थित है वो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के ऊपर स्थित है। तो यहाँ का अगर आप समय निकालना चाहें तो समय निकाल सकते हैं कि देशांतर पर समय क्या होगा, लेकिन समय तो फिलहाल इस टाइम जोन के हिसाब से है तो समय वही रहेगा। लेकिन अगर ये टाइम जोन को हम हटा देते हैं तो एक्चुअल देशांतर के हिसाब से समय क्या होगा, यही कहें 68 डिग्री से कितना आगे होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सभी शहरों का आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। 4 से आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो अंतर होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, अगर मिनटों में हुआ तो मिनटों को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है वो यामोत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसकी संख्या भी पूछी जाती है कि कितने राज्यों से गुजरती है, और इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कर्क रेखा के संबंध में भी और मानक यामोत्तर रेखा के संबंध में भी, इनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है या राष्ट्रीय मानक यामोत्तर रेखा होकर के गुजरती है। या फिर दूसरे रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य से भारतीय मानक यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, किससे गुजरती है किससे नहीं गुजरती है,
तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप भौगोलिक स्थिति आपके सामने ही, आप अच्छे से याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मानचित्र के माध्यम से अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और लंबे समय तक आप इसको याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन चाहे किसी भी रूप में पूछा जाए तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उसके बाद यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो इन 5 राज्यों से होकर के 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और यहाँ पर आंध्र प्रदेश 5। तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जैसे ये 8 राज्यों से कर्क रेखा, तो वैसे ही भारतीय मानक यामोत्तर रेखा, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और विश्व भूगोल या भारत का भूगोल, इन टॉपिक को अगर आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, इन विषयों में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एटलस परचेज कीजिए, आप एटलस के माध्यम से घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। और यहाँ पर भी यदि आपको, मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी पॉइंट आपकी क्लियर होंगी। यदि फिर भी कोई पॉइंट आपका रहा होगा या कोई कंफ्यूजन आपका होगा तो आप कमेंट के माध्यम से अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और इस सीरीज़ की हम दूसरी क्लास नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण क्लास होगी जिसमें हम भारत की भौगोलिक सीमा रेखा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और भारतीय सीमा रेखा पर चीन और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवादित स्थल हैं उनके विषय में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे।